अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा थे। विभा जी ने आज सब कुछ अयांश की ही पसंद का बनाया था और उसे अपने हाथों से खिला रही थी। रियांश को छोड़कर सब मौजूद थे। अर्थ भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से खा रहा था और माही उसके बगल वाली चेयर पर बैठी थी। रियांश जैसे ही वहां आया, अर्थ बोल उठा, डैडा आप मुझे खिलाओ, आपके हाथ से खाना है। अर्थ का रियांश को डैड बोलना सुन अयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली, गुस्से और दर्द से। रियांश उस छोटे से बच्चे की बात नहीं टाल सका और माही के बगल वाली चेयर पर बैठ गया तो अर्थ उसकी गोद में चढ़ गया। अयांश ने अपनी प्लेट खिसका दी। आयु बेटा खाना तो खा ले, विभा जी उसे उठता हुआ देख बोली। मुझे भूख नहीं है अब दादी, आप लोग खा लीजिए, अयांश ने कहा और जाने लगा। रियांश के दिल में एक टीस सी उठी। आयु बच्चा, रियांश इतना ही बोल पाया था कि अर्थ रियांश को हिलाते हुए बोला, डैडा भूखू लगा है, जल्दी खिलाओ। अयांश जो कि रियांश की आवाज़ से रुक गया था, उसने अपने कदम बढ़ा लिए। अर्थ को खिलाने के बाद रियांश ने खुद भी नहीं खाया और खाने की प्लेट जो विभा जी अयांश के रूम में ले जा रही थी उनसे ले लिया। माँ आप दीजिए, मैं देखता हूँ, आखिर मेरी वजह से ही वो बिना खाए गया है, रियांश बेबसी से बोला। इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, वो रियांश के गाल पर हाथ रख कर बोली। कब कब ठीक होगा माँ, मुझसे नहीं देखा जाता उसका ये व्यवहार, वो मुझे डैड भी नहीं बोलता, कभी कभी लगता है भगवान सजा दे रहे हैं मुझे, जो मैंने आपको और पापा को यही दर्द दिया था। ऐसा कुछ भी मत सोच, तू सब अच्छा होगा, भगवान कभी तेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकता, वो उसे समझाते हुए बोली। अब जाकर आयु को खिला दे और तू भी खा ले, भूखा है सुबह से, वो प्लेट उसे देते हुए बोली तो रियांश ने सर हिलाया। अयांश रूम में काउच पर बैठा एक बुक पढ़ रहा था। रियांश ने नॉक किया तो वो दरवाजे पर देखने लगा। रियांश अंदर आया और प्लेट सामने टेबल पर रख दी। वो उसके पास काउच पर आकर बैठ गया तो आयु उठने को हुआ कि रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप जाइए यहाँ से और अपने बेटे को खिलाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ बोला। अपने बेटे को खिलाने ही तो आया हूँ, रियांश ने उसे बैठाते हुए कहा तो आयु की आंखें भर आई। मैं नहीं, वो अर्थ, वो बहुत मुश्किल से बोल पाया। रियांश उसकी हालत समझ रहा था, उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। अयांश पहले तो उससे दूर होने लगा लेकिन फिर खुद को शांत छोड़ दिया। रियांश ने उसके सिर को चूम लिया। आयु बच्चे, मेरे लिए तुम सबसे पहले हो, क्योंकि मेरी जान की जान तुम में बसती थी। मैं अगर तुम्हें अभी कुछ सच बताऊं भी तो यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में नाराज़गी और नफरत की परत बहुत गहरी चढ़ गई है। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बोला, खाना खा लो फिर मैं चला जाऊंगा, वैसे भी आज अजमेर जा रहा हूँ और शायद मेरे आने तक तुम जा चुके होगे, तो आज क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूं? रियांश ने बहुत ही आशा से उसे खुद से अलग करके कहा। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपके झूठे प्यार की, मैं यहाँ बस अपनी बहन कियारा के लिए आया हूँ और बहुत जल्द ही उसे भी लेकर आपसे और आपकी वाइफ से दूर हो जाऊँगा, फिर आप लोग सुकून से जीना, वो गंभीर होकर बोला। आयु, वो बेहद गुस्से से चीखा, तुम कहीं नहीं जाने वाले इस घर से, सुना तुमने, और मेरी बच्ची भी मुझसे दूर नहीं जाने वाली। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास इतने दिन से, बच्चे हो तो बच्चे बनकर ही रहो, सुना तुमने? रियांश तेज आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि विभा जी भी वहाँ आ गई सुनकर। अयांश तो एक पल को कांप सा उठा था। रियांश, ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? नरेंद्र जी आते हुए बोले। पापा, आपको लगता है ये बच्चा, मैं भी यही सोचकर चुप था इतने दिन से कि बच्चा है संभल जाएगा, लेकिन आप नहीं जानते इसकी सोच को, ये हम सबसे दूर जाना चाहता है और कियारा को भी ले जाना चाहता है। रियांश की आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई थी और उसकी सांसें तेज हो उठी थी। रियांश, विभाजी घबरा कर बोली। रियांश की हालत देख आयु भी डर गया। सबने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया। माही, रियांश की दवा ले आ और डॉक्टर को कॉल कर, विभाजी घबराते हुए बोली। ठीक हूँ मैं माँ, वो जोर जोर सांस लेते हुए बोला। डैडा को क्या हुआ? कियारा रोते हुए अयांश का हाथ पकड़ हिलाते हुए बोली।
आयु कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसे ही देख रहा था। रियांश के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने रियांश को इंजेक्शन दिया। उसका बीपी बढ़ गया था। मिस्टर राठौर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इतनी टेंशन लेना आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर रियांश को मेडिसिन देते हुए बोले। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन विभा जी गुस्से से उसे देख रही थी। डॉक्टर चला गया। माही बोली, रिसू मैं सूप ले आती हूँ तेरे लिए, कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। रहने दो, रियांश बोला। विभा जी उसे घूरते हुए माही से बोले, तुम जाओ और सूप बना कर ले आओ। माँ मैं, उसने कुछ कहना चाहा कि वो गुस्से से बोली, अगर अब एक भी बार लापरवाही की और तबीयत बिगड़ी तो अपनी माँ का मरा हुआ मुँह ही देखेगा तू। माँ, वो चिल्ला उठा। वो रोती हुई जाने को हुई कि रियांश ने उनकी गोद में सर रख लिया। आई एम सॉरी, आगे से कुछ नहीं होगा, अब आप रोना बंद कीजिए और ये फालतू की बातें तो मत ही बोला कीजिए। वो उनके दोनों हाथों को थामते हुए बोला। इधर माही किचन में आई तो अपना फ़ोन देखा। उसमें किसी की ढेरों कॉल्स थी। उसने अब वो नंबर डायल कर दिया। जहाँ रियांश लेटा था उससे कुछ दूरी पर ही आयांश खड़ा था। वो अब आकर बेड के करीब खड़ा हो गया। रियांश की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने हाथों पर पानी महसूस हुआ उसने आंखें खोल दी। उसने देखा आयु की आंखें भरी थी और उसके आंसू ही रियांश के हाथ पर गिर रहे थे। उसे रोता देख वो घबरा गया और उठ बैठा। आयु बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। मैं चिल्लाया, पता नहीं कैसे। रियली सॉरी। उसकी बात से उसका रोना और तेज हो गया था। रियांश अब बेड से उतरते हुए बोला, तुम नहीं चाहते कि जब तक यहाँ रहो मैं रहूँ? मैं जा रहा हूँ आज ही अजमेर। वैसे भी कुछ ऑफिस वर्क था। वो बिस्तर से उठा था कि उसके कदम लड़खड़ा गए। माही जो कि सूप लेकर आ रही थी, वो और आयांश दोनों ने दौड़कर रियांश को संभाल लिया। रिसू, बिस्तर से उठने की क्या ज़रूरत पड़ गई तुझे? डॉक्टर ने आराम करने को बोला था, लेकिन तुझे बस अपने मन की करनी होती है। वो गुस्सा करते हुए बोली और रियांश को बेड पर बैठा दिया। आयांश, जिसने रियांश का हाथ थाम रखा था, माही उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, और तुम आयु, रिसू की हेल्थ इतनी ख़राब है और तुम्हें बहस करनी बाकी है अभी भी? माही, बस, बच्चों को एक शब्द भी नहीं। रियांश उसकी बात काटते हुए ही सख्ती से बोला, पर वो कुछ बोलने को हुई कि रियांश ने हाथ दिखाकर रोक दिया। खाना खा लो और पढ़ाई करो, रियांश ने आयु के सिर पर हाथ फेर कर कहा। फिर माही को देखते हुए बोला, मुझे मेरे रूम में छोड़ दोगी या फिर किसी को बुला दो, थोड़ा वीकनेस हो रही है। मैं ले चलती हूँ, वो बोली और रियांश को सहारा देकर उसके कमरे में लेकर जाने लगी। दूसरे हाथ में उसने सूप का बाउल ले लिया। आयु ने खाने की थाली देखी जो रियांश लेकर आया था। आई एम सॉरी, मैं मम्मा के लिए आपसे नाराज़ हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मेरी वजह से दर्द हो, मेरी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हुई है आज। इधर अनिका आज डांस क्लासेस नहीं गई थी क्योंकि आज मेहिका और विहान लंदन से आने वाले थे। वो सारी तैयारियां कर चुकी थी। उसका फ़ोन रूम में था जो जाने कितनी बार बजकर कट चुका था। वो अब फ्री होकर आई तो देखा अथर्व की 50 कॉल्स थे। अब इन्हें क्या हुआ? वैसे तो मैं करती हूँ कॉल तो टाइम नहीं होता, और आज इतनी बार किया। वो फ़ोन देखते ही बुदबुदाई, इतना गुस्सा क्यों करती हो जान? उसकी कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श हुआ तो वो झट से पीछे मुड़ी तो अथर्व था। वो अभी भी यूनिफॉर्म में ही था। तुम इतनी जल्दी कैसे आज? वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोले, जल्दी आओ तो दिक्कत, देर से आओ तो भी दिक्कत, अथर्व बैठते हुए बोला और अपनी कैप निकाल कर रख दी। मेरा वो मतलब नहीं था, अनिका जल्दी से बोली। अथर्व ने अपनी शर्ट खोलने को हाथ बढ़ाना चाहा कि अनिका ने पकड़ लिया और उसके करीब आ बैठी। वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगी जो देख अथर्व शरारत से बोला, लड़ाकू विमान, रोमांस कुछ ज़्यादा नहीं सूझ रहा? सोच लो एक बार, क्योंकि फिर मैं इतनी जल्दी अपनी कैद से आज़ाद नहीं करने वाला। तुम ना ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो, वो चिढ़ते हुए बोली तो अथर्व को हंसी आ गई। उसने अनिका को दबोच लिया और उसके गाल पर एक किस्सी कर दी। बहुत प्यारी लगती हो लड़ते हुए, वो उसका गाल खींचकर बोला तो अनिका हंस दी। पागल हो गए हो आज? वो मुस्कुराते हुए शर्ट उसके बटन से अलग करके बोली और टी शर्ट लाने उठी थी कि अथर्व ने उसे खींच लिया, जिससे वो उसकी गोद में आ गिरी। अथर्व, अनिका ने अब उसे आंख दिखाई। वो बिना कुछ बोले बस शांत रहा और मुस्कुराते हुए उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी।
तो वो भी उसके सीने से लग गई और सुकून से आंखें बंद कर ली। जान, आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ? वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली। तुम्हें इतना शिकायत रहती है, फिर भी मैं चाहकर तुम्हें उतना समय नहीं दे पाता। कोशिश करता हूँ पर हर बार कुछ न कुछ काम आ जाता है और तुम्हें लगता है कि अनिका ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मुझे सब पता है तुम्हारी ड्यूटी का, तो उसकी कोई शिकायत नहीं। उसके लिए सॉरी मत बोलो। तुम जानते हो ना कि मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, फिर हर बात दिल पर क्यों लगा लेते हो? वो उसका चेहरा हाथों में भर कर उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोली। यह अथर्व भी उसकी आंखों में खोस आ रहा था। वो लेट गया और अनिका को भी अपने ऊपर ले लिया। यह अथर्व, क्या कर रहे हो? चेंज कर लो जाकर, मैं काफ़ी लाती हूँ। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली कि अथर्व ने उसे साइड में लिटा दिया और उसके ऊपर झुकते हुए धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, कुछ नहीं चाहिए आज, बस तुम। पर अभी वो बिहान मेहिका आने वाले, वो बोल ही रही थी कि अथर्व ने उसकी बोलती बंद कर दिया, जिससे उसकी आवाज़ मुँह में ही रह गई। कुछ देर बाद किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अनिका उसे एक तरफ धक्का देते हुए उठ गई और अपने कपड़े सही करने लगी। वहीं अथर्व उसे देख मुस्कुरा रहा था। बाथरूम में जाओ अब तुम और फ्रेश हो जाओ ना प्लीज़, सब आ भी गए होंगे, बच्चे भी, अनिका उसे देखते हुए बोली। जो हुकुम बेगम साहिबा, वो उठते हुए बोला और अनिका के लबों को अपने होठों से छू बाथरूम में घुस गया। मम्मा, आपने इतनी देर क्यों लगाई डोर खोलने में? सो गए थे क्या? यविका बोली तो अनिका शर्म से लाल हो गई। बात बदलते हुए वो बोली, बच्चा आपको कोई काम था या कुछ चाहिए? चाचू चाची आ गए कब के और वो आपको बुला रहे थे, वो मासूमियत से बोली। आप चलो मम्मा, बस 5 मिनट में आई, अनिका ने कहा तो वो सिर हिलाते हुए चली गई। अनिका ने जल्दी से कबर्ड से एक साड़ी निकाली और बाथरूम की तरफ देखा। अथर्व ने डोर पूरा लॉक नहीं किया था, वो बाहर निकल ही रहा था। अनिका ने उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उसे बाहर किया और जाकर डोर लॉक कर लिया। उसकी इस हरकत पर अथर्व हंस पड़ा और वो नीचे चल दिया जहाँ सब बैठे थे। अथर्व हाल में आया ही था कि विहान, जो सबसे बैठकर बातें कर रहा था, वो दौड़कर उसके गले लग गया। कैसा है? अथर्व उसकी पीठ थपथपाकर बोला। मैं तो बस हूँ, अनी भाभी कहाँ हैं? वो इधर उधर देखते हुए बोला। अच्छा बच्चे, भाई से तो कोई मतलब ही नहीं है ना? मेरे बारे में तो एक बार नहीं पूछा होगा और जब से आया है बस भाभी भाभी की ही रट शुरू हो गई। अथर्व बोला। बिहू, देखा कोई जल रहा है हमारी जोड़ी से? अनिका वहाँ आते हुए बोली। उसे देखते ही वो उसके गले लग गया। अनिका ने भी उसे खुद से गले से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी और होठों पर मुस्कान और प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। बड़ी मम्मा, आप तो रोने लगी, आपको अच्छा नहीं लगा क्या हमारे आने से? परी जो अथर्व की गोद में थी वो बोली। प्रिंसेस, आपकी बड़ी मम्मा को बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। बस इतने दिन बाद अपने लाडले देवर और दोस्त से मिल रही हैं, बस इसलिए, वो समझाते हुए बोला। विहान ने अनिका से अलग होकर उसके आंसू साफ किए। दी, मैं भी अभी ही आई हूँ, मेहिका उदास सा मुँह बनाकर शिकायत करती हुई बोली तो विहान हंस पड़ा। जल कुकड़ी कहें कि वो बोल हंस दिया। अनिका ने मुस्कुराकर अपनी बाहें खोल दी तो मेहिका उससे लिपट गई। वैशाली जी आज पूरे परिवार को इतने समय बाद साथ देख खुशी से भर गई थी। भाभी, भूख लगी है यार, कुछ अपने हाथ का खिला दो, वहाँ तो बस मैगी और पास्ता ही खिलाती थी, ये देखो आप, सूख गया है आपका बिहू। विहान मेहिका को देखते हुए बोला। भाभी, ये झूठ बोल रहे हैं, सच्ची, मैं तो वही बनाती थी जो ये बोलते थे। आपको भरोसा नहीं है तो आप परी से पूछ लीजिए, मेहिका अपनी सफाई देते हुए बोली। विहान, बस और मस्ती नहीं, क्यों परेशान कर रहा है बेचारी को? अथर्व कुछ गंभीर होकर बोला तो विहान का मुंह बन गया। वहीं मेहिका मुस्कुरा उठी। मैं खाना लगाती हूँ, अनिका ने उठते हुए कहा। दी, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मेहुका उसके साथ आते हुए बोली। तुम थक गई होगी मेहिका, मैं कर लूँगी, अनिका उसे समझाते हुए बोली, लेकिन मेहिका उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए काम करने लगी। इधर रियांश को रेडी देख विभाजी उसे गुस्से से घूर रही थी और वो मायूस सा मुँह लिए खड़ा था। माँ, सच में ज़रूरी है वरना मैं नहीं जाता, अब आप मान भी जाइए क्योंकि आपको उदास करके मैं नहीं चाहता कि मैं जाऊँ। हाँ तो मत जा, बस तुझे काम की पड़ी है, तबीयत कितनी ख़राब थी, अभी सुबह तक वो नहीं दिखता। आयु के लिए जा रहा है ना? वो बोली तो रियांश ने नज़रें झुका ली।
मैं बात करती हूँ ना उससे, तू उसे समझाने के बजाय खुद उससे दूर चला जाता है हर बार। ऐसा कब तक चलेगा? रियांस बेटा, आखिर कब तक तुम बाप बेटे एक दूसरे से भागते रहोगे? वो बेचैनी भरे स्वर में बोली। इसका जवाब तो आपको आपके भगवान ही दे सकते हैं। अच्छा, मैं निकलता हूँ। आप यहाँ सबका ध्यान रखिएगा। कियारा के लिए तो माँ ही है, लेकिन आयुष को तो आप जानती ही हैं कि किसी से कुछ नहीं बोलेगा। रियांस ने उदास होते हुए कहा। मैं सब संभाल लूँगी, माँ हूँ तेरी भी तो तेरे बच्चों को तेरे से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, समझा? वो उसके गाल पर हल्के से मारते हुए बोली तो रियांस मुस्कुराया और उनके पैर छूकर बाहर निकल गया। रियांस की गाड़ी अजमेर पहुंच चुकी थी। दरगाह को देखते ही वो मन ही मन बोला, बाबा जी कहते हैं आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबकी सुनते हैं, तो एक मेरी ही क्यों नहीं सुन रहे? मेरी ज़िंदगी, मेरी कामया, मेरे बच्चों की खुशियाँ उनकी माँ को लौटा दीजिए हमारे पास। थक चुका हूँ, अब और नहीं होता मुझसे। मेरी कामया जब मेरे साथ होगी तभी आपकी इस दरगाह में प्रवेश करूँगा, वरना आकर भी लौट ही जाऊँगा। मेरी जिद तो आपको पता है, पूरी कर दीजिए ना। सर, लगता है गाड़ी खराब हो गई, ड्राइवर बोला तो रियांस ने उसे घूरा। आप बैठिए, मैं देखता हूँ, वो रटते हुए बोला और बाहर निकल कर इंजन चेक करने लगा। ज़्यादा देर लगने पर रियांस भी गाड़ी से बाहर निकल आया। वो अभी निकला ही था कि उसके सिर पर एक पत्थर आकर लगा, जिससे उसके माथे से थोड़ा सा खून निकल आया। गाड़ी खराब होने की वजह से वैसे ही उसका मूड खराब था और अब ये उसको गुस्सा दिला गया। उसने उस तरफ देखा जहाँ से वो पत्थर आया था तो छोटे छोटे बच्चे थे। किसने मारा ये? वो कुछ गुस्से से बोला तो सारे बच्चे डर गए। हमने नहीं मारा अंकल, वो तो पगली ने मारा होगा, एक छोटा सा बच्चा बोला और अपने पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा कर दिया, जो उनमें सबसे बड़ी थी। गंदे से कपड़े, बाल एकदम बिखरे हुए। उसने डर कर अपना चेहरा हाथों में छुपा रखा था। मैं नहीं, वो रोने सी आवाज़ में बोली। उसकी आवाज़ सुनते ही रियांस को जैसे लगा कि किसी ने उसके कानों को बंद कर दिया हो। जाने कितनी ही बातें उसे एक साथ सुनाई देने लगा। उसने अब उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो वो लड़की भागने को हुई। रियांस ने झपट कर उसे पकड़ लिया। आम आम तोड़ रही थी, इसके लिए। भूख भूख, वो रोते हुए बोली। उसका चेहरा देख मानो रियांस की आंखें बरस पड़ी। जिसकी तलाश में जानो वो कहाँ कहाँ भटक रहा था, वो अजाने कितने सालों बाद उसके सामने थी। चेहरा बहुत बदला सा लग रहा था, शरीर भी कमज़ोर हो गया था। कायू, उसके मुंह से बड़ी ही मुश्किल से निकले। छोड़ो मुझे, मैंने जानकर नहीं किया, वो उसे धक्का देते हुए बोली। सारे बच्चे भाग चुके थे। वो अब रुआंसी सी उसे देखते हुए बोली, सारे दोस्तों को भगा दिया, गंदा आदमी। उसकी बातें और व्यवहार सब रियांस को हैरानी में डाल रहा था। उसका सिर जैसे चकराने लगा। काम्या देखो, मैं तुम्हारा अंश। रियांस, नाराज हो इसलिए ऐसे बोल रही हो ना? और ये कैसा हाल बना रखा है अपना? कहाँ चली गई थी हम सबको छोड़कर? कितना तरसा हूँ तुम्हारे लिए, एक एक पल तड़पा हूँ तुम्हारे बिना। वो उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला और वो उसे टुकटुकी लगाए देख रही थी। कायू, इतना नाराज हो अपने अंश से जो ऐसे बिहेव कर रही हो? प्लीज़ यार मत करो ऐसे, एक एक पल तुम्हारी याद में बहुत तड़पा हूँ और मत सताओ। वो उसके कंधे से पकड़ अपने करीब करता हुआ उसकी आंखों में देखकर बोला तो वो टकटकी लगाए उसे ही देख रही थी, जिसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मुझे जाने दो, वो अटकते हुए बोली। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाने दूंगा अब तुम्हें। अब हम अपने घर चलेंगे, जहाँ सब कुछ छोड़ आई हो। तुम्हारे बिना सब बिखर गया है वहाँ। रियांस ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि उसने रियांस के हाथों में अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में ही वो मौका पाकर भाग गई। आउच काम्या, वो अपना हाथ झिटकते हुए बोला और इधर उधर देखने लगा, लेकिन अब वो भीड़ में खो चुकी थी। सर चलिए, गाड़ी बन गई, ड्राइवर उसके पास आकर बोला। रियांस ने हाँ में सिर हिलाया। थैंक यू बाबा जी, आपकी दरगाह पर ही आज आपने मुझे इतना बड़ा इशारा दिया, मेरी जान से मिलवा कर। वो है, यही काफ़ी है मेरे लिए। और अब कितनी भी कोशिश कर ले अपने अंश से दूर तो उसकी कायु नहीं जा सकती, वो मन में बोला और अपने हाथ को देखने लगा जिस पर काम्या के दांतों के निशान थे। अब तो जंगली भी हो गई है मेरी बीबी। उसके चेहरे पर जाने कितने दिनों बाद ये मुस्कान था। उसने अपने हथेली के उस निशान को चूम लिया। पर कायू की ऐसी हालत, ये सब कैसे? और वो यहाँ
ये सवाल उसके दिमाग में अचानक ही कौंधा। उसने अब जल्दी से किसी के पास कॉल मिला दिया। एक एड्रेस और फोटो सेंड कर रहा हूँ, बहुत जल्द से जल्द सब पता लगाओ और आज शाम तक किसी भी हाल में मुझे लड़की सही सलामत चाहिए। कहकर रियांश ने फ़ोन काट दिया और एक गहरी सांस भरी। वो अभी होटल के रूम में आया ही था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा यह अथर्व की कॉल थी। उसने खुश होकर तुरंत रिसीव कर ली। हेलो, कैसा है? अभी तक तो ज़िंदगी काट रहा था, लेकिन अब मेरी रौनक, मेरी खुशियाँ वापस आ गई है, पर अभी भी एक ग्रहण छा गया है उन पर। रियांश बोला। क्या बोल रहा है? चढ़ा रखी है दिन में ही क्या? नहीं, आज कायू मिली थी। वाट, काम्या कहाँ है वो? और मिली थी का क्या मतलब? साफ साफ बता। रियांश ने सब कुछ बताया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने मुझे पहचाना तक नहीं। उसकी नज़रों में खुद को अजनबी पा रहा था। मैं इतने पास होते हुए भी फिर से वो गायब हो गई। रियांश, मेरे भाई परेशान मत हो, मैं अभी वहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात करता हूँ, सब ठीक होगा। अब ये तो भगवान जी का इशारा है कि अब तेरी मोहब्बत वापस मिलने वाली है तुझे। बहुत इंतज़ार किया है तूने ना, तो अब क्यों हार रहा है? तेरा प्यार है ना काम्या के लिए, वो उसे अच्छा कर देगा पहले के जैसा। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, रियांश बोला और फ़ोन रख दिया। किससे बात कर रहे थे? अनिका ने अथर्व के कंधे पर हाथ रख कर कहा। प्रिया से। अथर्व बोला कि अनिका ने उसके सीने पर एक मुक्का जड़ दिया। ज़्यादा छिछोरापंती तो मत ही किया करो, समझे? 2 बच्चे के बाप हो गए, बड़े आए इश्क फरमाने। अरे मेरी जान, इतना गुस्सा? वो उसके गाल को छूने की कोशिश करता हुआ बोला कि अनिका दूर हट गई। रियांश की कॉल थी। उसने आज अजमेर में काम्या को देखा, पर वो गायब हो गई भीड़ में। उसकी शायद मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। उसने अनिका को पीछे से हक करके उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कहा, भगवान जी को हम लोगों की ज़िंदगी में ही इतनी परीक्षा क्यों लेनी होती है? इतनी मुश्किल के बाद तो आज रियांश जी को खुशी मिलने वाली थी, और अब काम्या की हालत। और एक तो वो फिर से नहीं मिली, मिलकर भी। तुम कुछ करो ना अथर्व, प्लीज़। बात करके देखता हूँ वहाँ के पुलिस कमिश्नर से। अथर्व ने उसके कंधे को अपने होठों से छूकर कहा। अच्छा, मुझे जाना होगा अभी, वो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। पर अभी तो तुमने बच्चों को घुमाने ले जाने को बोला था, वो सब रेडी हो रहे हैं। समझा करो यार, काम ज़रूरी है मेरा। एक काम करो, तुम बिहान और मिहिका के साथ चली जाओ बच्चों को लेकर, वो अपनी वॉच पहनते हुए बोला। अनिका कुछ नहीं बोली, बस अथर्व का सामान देने लगी उसे उठाकर। सॉरी, वो उसके माथे को छूकर बोला। इट्स ओके, जल्दी आना और तेज़ ड्राइव मत करना बिल्कुल भी, अनिका ने उसे समझाते हुए कहा। तो उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और चला गया। इधर रियांश के सामने खाने की प्लेट रखी थी जो अभी अभी आई थी। वो उसे देख रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान, दिल दिमाग सब काम्या के बारे में सोच रहा था। वो आम भूख, उसकी हालत के बारे में सोचकर रियांश की आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरी काम्या को भूखा तक रहना पड़ा, सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन अब नहीं, मैं सब ठीक करके ही दम लूँगा। उसने प्लेट खिसका दी और गाड़ी लेकर काम्या की खोज में फिर उसी जगह के लिए निकल पड़ा जहाँ वो उसे सुबह दिखी थी। इश्क की राहें कहाँ इतनी आसान होती है। हो जाए ये गर किसी से सच्चा प्रेम, तो उस बिन पूरा कहाँ होता है। माना कि शरीर से अलग है, पर रूह का रिश्ता जो तुझसे जुड़ गया है, तुझ बिन अब कहाँ कुछ अच्छा लगता है। तू है तो ये सांसें चलती है, तड़प तेरी मुझे हर पल रहती है। तुझ में ही तो खुद को पूरा पाता हूँ। देख तेरी आंखों में आंसू, कहाँ अपनी आंखों में आए सैलाब को भी रोक पाता हूँ। काम्या बहुत ही शांत सी एक पार्क के किनारे रखी बेंच पर बैठी थी। सामने हर कोई किसी न किसी के साथ था। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लड़के लड़कियां साथ बैठ बातें कर रहे थे, तो कोई बच्चा अपनी माँ के साथ था। मेरा कोई नहीं है, उस गंदे आदमी ने, उसने मेरे दोस्तों को भी भगा दिया। बहुत गंदा है वो, काम्या बड़बड़ा रही थी। इधर रियांश ने कई जगह उसे ढूंढा। जब वो नहीं मिली तो थक कर उसने गाड़ी रोक दी। रात के 10 बज चुके थे। वो पार्क के सामने थे। उसकी नज़र हल्के से बल्ब की रोशनी में बेंच पर सिकुड़ी लड़की पर गई। नो, ये सच नहीं हो सकता, ये नहीं होगी, वो मन ही मन बोला और अपने कदम उस तरफ बढ़ाए। सुबह वाले कपड़ों में ही थी वो। पार्क एकदम खाली थी, सड़क पर भी बहुत कम लोग आ जा रहे थे। रियांश ने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और उस पर डाला तो देखा ये उसकी काम्या ही थी। उसकी आंखें भर आई
और आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो गहरी नींद में थी शायद। रियांश ने उसे बाहों में उठा लिया और गाड़ी में बैठाया। उसके साथ ड्राइवर भी था तो वो पीछे ही बैठा था और काम्या का सिर अपनी गोद में रखा था। वो आज खुद को जाने कितना कोसे जा रहा था। कुछ ही देर में वो होटल पहुंच गया। रियांश ने उसे बेड पर लाकर जैसे ही लिटाया उसकी आंख खुल गई। रियांश झुका सा उसे अभी लेटा ही रहा था कि काम्या ने उसे धक्का दे दिया। मुझे मुझे मत छूना, मैं मार दूंगी तुम्हें। तुम गंदे आदमी फिर से आ गए, दूर रहो। वो टेबल पर फलों की टोकरी से चाकू उठाते हुए बोली। उसे रखो, लग जाएगा तुम्हें। रियांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। मत आओ मेरे पास, वो चिल्लाते हुए बोली और चाकू को कसकर पकड़ा जो कि उल्टा सा था और उसके ही हाथ में लग गया, जिससे थोड़ा सा खून निकलने लगा। रियांश ने जैसे ही ये देखा तो एक झपटे में उसके करीब पहुंच गया और उसके हाथ से चाकू लेकर फेंक दिया। वो अब डर गई थी, उसकी आंखें भर आई, वो खुद में ही सिमट रही थी। कायू बच्चा, मैं कुछ नहीं करूँगा, रोना बंद करो, वो उसके पास बैठते हुए बोला और काम्या के कंधे पर हाथ रखा जो उसने हटा दिया और दूर खिसक गई। भूख लगी है, कुछ खा लो, बोलो क्या खाना है, मैं भी ले आता हूँ। रियांश बोला तो वो उसे देखने लगे। मुझे मारोगे, मुझे नहीं चाहिए कुछ, वो बोली तो रियांश का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उसने आंखें कसकर बंद कर ली और बंद आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने काम्या को खींचकर अपनी बाहों में कसकर भर लिया। मेरी जान, जिंदगी सब हो यार तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें, सब मेरी गलती है। आज अगर तुम्हारा ये हाल है तो उसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, वो रोते हुए बोला। काम्या एक छोटे बच्चे की तरह उसकी पकड़ में थी और मासूमियत से उसे देख रही थी। रियांश की पकड़ ढीली होते ही उसने अपना चेहरा उठा दिया। क्या हुआ? रियांश ने इनकार में सिर हिलाया और बेड से उतरकर खड़ा हो गया। उसने अपना फ़ोन निकालकर रूम में ही खाना मंगवा लिया। ये कपड़े गंदे हैं, तुम कुछ दूसरा पहन लो, फिर खाना आ जाएगा तो हम खाएंगे, वो खुद को संभालते हुए बोला। काम्या नहीं उठी, बस वैसे ही बैठी रही तो रियांश ने अपना सिर झटका और सूटकेस खोलकर उसमें से एक टी शर्ट लोअर निकाल कर उसके सामने कर दिया। खाना आ चुका था तो काम्या ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें खाने की प्लेट पर थी जो देख रियांश ने उसके सामने एक पेपर डालकर बिस्तर पर ही खाना लगा दिया। ओके, पहले खा लो, वो जैसे ही बोला काम्या ने अपना हाथ बढ़ाया। अरे हाथ तो धुल कर आओ, कितना गंदा है, वो बोल ही रहा था कि काम्या ने हाथों से ही खाना शुरू कर दिया था। चम्मच को एक तरफ रखते हुए उसे देख ऐसा लग रहा था कि जाने कब से वो भूखी हो। खाना इधर उधर प्लेट से बाहर भी गिर रहा था। वो जिस तरह जल्दी जल्दी से खा रही थी। यार कायू, भूख लगी है, खाना आज ही मिलेगा क्या? रियांश जो कि डाइनिंग टेबल पर अकेले ही बैठा था उसने आवाज़ दी। काम्या जो कि किचन में थी वो वहीं से बोली, बस बस ला रही हूँ। कुछ ही देर में वो खाने की थाली ले आई, लेकिन तब तक रियांश अपने फ़ोन में कुछ मेल्स चेक करने लगा था। फ़ोन छोड़िए और खाना खाइए, अभी तो बहुत भूख लगी थी आपको, वो अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली। खा रहा हूँ यार, वो बोला और चम्मच उठाकर जैसे ही खाने को हुआ, काम्या ने उसकी थाली अपनी तरफ खींच ली। अब ये क्या है? वो फ़ोन एक तरफ रखते हुए उसे देखकर बोला। अच्छा, ऐसे ही खाने वाले हैं आप, बिना हैंड वॉश किए? वो कुछ नाराज़गी और गुस्से से बोली। अरे पर चम्मच से खा रहा हूँ और हाथ भी साफ़ हो। कौन सा मिट्टी लगी है? मिट्टी नहीं लगी, फिर भी जर्म्स तो होंगे ना। आप ये बच्चों की तरह बहाने बंद करिए और उठकर हैंड वॉश करके आइए, वरना आज आपको खाने को नहीं मिलेगा। वो अपना फैसला सुनाते हुए बोली और रियांश को किचन की तरफ ढकेल दिया। ये सरासर जुल्म है डॉक्टर साहिबा, आप घर में भी अपनी डॉक्टरगिरी झाड़ती हैं इस मासूम पर। इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगा आज रात को। वो पैर पटकते हुए जाते हुए बोला तो काम्या खिलखिलाकर हंस पड़े। डरते नहीं हैं आपसे, जो करना हो कर लीजिएगा, लेकिन अभी पहले जो करना है वो कीजिए, वो हंसते हुए बोली। काम्या जो कि जल्दी जल्दी खा रही थी, उसको खांसी आने से रियांश यादों से बाहर आया। उसने जल्दी से उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों में वो सब याद करके नमी थी कि जिस लड़की को सफाई इतनी पसंद थी वो आज इस हाल में है। खाना सब खा लिया मैंने, कुछ नहीं बचा, इसलिए रो रहे हो? काम्या भोलेपन से बोली और अपने कान पकड़ लिए। रियांश ने झट से अपने आंखों के कोर साफ की।
नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं किया आपने, बताओ और कुछ खाना है? उसने ना में सिर हिलाया। रियांस का फ़ोन बज उठा तो वो बालकनी में आ गया। सर, आपने जिस लड़की का पता लगाने को बोला था वो पागल खाने में थी अभी। कुछ दिन पहले ही वहाँ से भागी है, उसकी दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है। वो वहाँ पहुँची कैसे ये पता करो। पिछले 6 साल का पूरा एक एक मिनट का रिकॉर्ड चाहिए मुझे, रियांस ने गुस्से से कहा और फ़ोन रख दिया। रियांस अब अंदर आया तो उसकी नज़र बिस्तर पर गई। काम्या अपने आप में सिमटी एक तकिए को लिए सो रही थी। जिसने भी किया है तुम्हारे साथ ये सब कुछ, वो जिंदा नहीं बच सकता और ना ही आसान मौत मिलेगी उसे, रियांस ने बेहद गुस्से से कहा। उसकी आंखें मानो अंगारे बरस रही थी। आज जाने कितने सालों बाद रियांस को सुकून की नींद आई थी, क्योंकि आज एक लंबे अरसे बाद उसकी कायू उसकी बाहों में थी। उसके सीने को अपना तकिया बनाकर एक बार फिर नींद में ही वो उससे लिपटी थी, जिस वजह से रियांस के लबों पर मुस्कान थी। वो कब का जाग चुका था, लेकिन काम्या को अपने इतने करीब देख वो उठा नहीं, क्योंकि अगर वो उठता तो उसकी भी नींद खराब होती। काम्या को बहुत देर तक प्यार से निहारते रहने के बाद उसने झुककर उसके सिर को चूम लिया और उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। घड़ी पर नज़र पड़ी तो 8 बज गए थे। कायू, उठ जाओ अब, कितना सोना है यार, वो प्यार से उसे खुद से अलग करते हुए बोला। वो थोड़ा सा कुनमुनाई और अपनी अधखुली आंखों से उसे देखने के बाद दूसरी तरफ करवट ले ली। बच्ची बन गई हो एकदम, कियारा जैसे हरकतें आ गई है। रियांस ने उसके गाल को चूम लिया और खुद बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो देखा काम्या बेड पर नहीं थी। कायू, उसने बेचैन होकर आवाज़ दी और रूम में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो झट से रूम से बाहर आया तो देखा काम्या डरी सहमी सी खड़ी थी और वहाँ का मैनेजर चीख रहा था, ऐ लड़की, अंदर कैसे आई? इतनी बड़ी जगह ऐसे पागलों के लिए होती है? जस्ट शट योर माउथ, एक तेज आवाज़ गूंजी। ये रियांस की आवाज़ थी, जिसे देख मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। रियांस ने बिना एक पल की देरी किए काम्या को अपनी तरफ खींच लिया। वो कांप रही थी। हे देखो, तुम्हारा अंश तुम्हारे पास है ना, तो क्यों डर रही हो? वो उसके गले लगाते हुए बोला। वहीं सारे लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। सर, ये आप इन्हें जानते हैं? एक स्टाफ डरते हुए बोला। सी इज़ माई वाइफ। और क्या बोला आपने? आपका ये होटल ऐसे लोगों के लिए नहीं है। अपनी काम्या के लिए आपके होटल जैसे 1000 अभी यहाँ खड़े खड़े ले सकता हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को पागल बोलने की? वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में गुस्से में चीख उठा। आई एम सॉरी सर, उससे गलती हो गई। आनर ने खुद रियांस के सामने हाथ जोड़ लिए। चाहूँ तो बस 1 मिनट में आपका ये होटल और सारा काम धंधा बंद करा सकता हूँ, और आपने मेरी वाइफ की इंसल्ट की, उसके बाद आपको लगता है कि मैं माफ़ करूँगा? काम्या उसके सीने से लगी खड़ी थी। उसकी तेज़ आवाज़ से वो और ज़्यादा डर गई थी। जो महसूस होते ही रियांस ने उसे बाहों में उठा लिया और रूम में ले आया। रियांस ने काउच पर बैठाया और खुद घुटनों पर बैठ गया। काम्या, कुछ नहीं हुआ है यार, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो इतना क्यों घबरा रही हो? रियांस ने उसके दोनों हाथों को थामते हुए कहा। लेकिन काम्या पर कोई असर नहीं हुआ, उसकी हालत वैसे ही थी। रियांस ने अब घबरा कर एक डॉक्टर को कॉल लगा दिया। बच्चा, प्लीज़ डोंट बी पैनिक, वो उसके बगल में बैठते हुए बोला और पानी उसे पिलाने को हुआ, लेकिन काम्या ने झटक दिया, जिससे वो कांच का गिलास टूट गया और एक कांच रियांस की हथेली में भी चुभ गया। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली। उसकी हथेली से खून की धार बहने लगी। उसने दूसरे हाथ से वो टुकड़ा निकाला। काम्या अब अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी। रियांस एक हाथ से पट्टी भी नहीं कर सकता था। काम्या को जाने क्या सूझी। उसने डरते हुए रियांस की हथेली पकड़ ली। डोर पर नॉक हो रहा था। रियांस ने अपनी हथेली खींच ली और जाकर डोर खोला तो डॉक्टर थे। रियांस ने उन्हें अंदर आने को बोला। मिस्टर राठौर, ये आपका हाथ, आप बैठिए, पहले मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ, डॉक्टर ने कहा तो रियांस ने सिर हिलाया और पट्टी कराई। काम्या का चेकअप करने के बाद वो रियांस की तरफ मुड़े। क्या हुआ डॉक्टर, आप किस सोच में डूबे हैं? सब ठीक है ना मेरी काम्या? उन्हें पैनिक अटैक आया था, शायद कोई बात बहुत डरा गई, और एक बात, शायद इन्हें ड्रग्स दी जाती थी जिसकी वजह से इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी है, और अब ना मिलने की वजह से इनका ब्रेन। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर राठौर? इनकी हालत देखकर
ड्रग्स ना मिलने की वजह से ये खुद को भी हार्म कर सकती हैं। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर रियान सुन्न सा पड़ गया था। उसकी कायू ने इतना कुछ झेला। ड्रग्स कौन दे सकता है उसे? उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगी। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, काम्या कहाँ है? तो आज कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आप लोगों के हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। कहानी के आगे आने वाले पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके दिल को छू लेंगे। कहानी के पहले पार्ट को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और लाइक और कमेंट की भरमार कर दी, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मुझे जब भी मेरी यूट्यूब फैमिली की ज़रूरत होती है आप लोगों ने मेरा भरपूर सहयोग दिया है। आगे आने वाले पार्ट में भी आप लोगों के इसी तरह के प्यार की उम्मीद करती हूँ। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और पसंद क्यों नहीं आ रही होगी भाई, रियांश और काम्या की जोड़ी को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में।